जावेद साहब, आप G72 न्यूज़ से जो आप सवाल कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद फौरन जो है G7 कंट्रीज़ के जो इटली में जो मीटिंग थी उसमें चले गए थे, इससे भारत को क्या मिला। देखिए, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ का जिसमें कि 7 कंट्रीज़ हैं और ये उसके मेंबर्स हैं, इंडिया उसका, भारत जो है उसका मेंबर नहीं है, लेकिन ये इंडिया जो है 10-12 कंट्रीज को उन्होंने इनवाइट किया था, उसमें इंडिया एक तरह से इन्वाइटिस था, तो जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे जगहों पे जहाँ पे आप समझते हो कि ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, खासकर जैसे USA है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, UK है, जापान है, इटली है, ये 7 कंट्रीज जो है बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज है और इन्वायरमेंट का जो है बहुत बड़ा प्रभाव, जो जिस तरह से पर्यावरण जो सत्यानाश हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसका ये एक मुद्दा था। मुद्दे के साथ साथ में उन्होंने इंटरनेशनल गवर्नेंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी वगैरह पर डिस्कशन होना था। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को जाने के, चूँकि वहाँ पर वो स्पीकर नहीं थे और जिस तरह से उनके बारे में वीडियो वायरल हुई है खासकर इटली में, कि वहाँ के जो उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में जो इस तरह का प्रोटोकॉल देना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए था, जो उनका वो आओ भगत हो रहा था, वो नहीं हुआ। ऐसे में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा जा सकता था और इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इनके विजिट की भद हुई है, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी ये सोशल मीडिया पे आ चुका है। मुझे इसके बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ख़ास करके अपने नेशन को जो है पर्यावरण को लेकर हर एक मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रूल्स बनाए जाने चाहिए। इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे को लगाया नहीं जाता है। आपका ये कहना कि जाने से क्या मिला, मैं समझता हूँ कि भारत को कुछ नहीं मिला सिवाय भद होने के, बदनामी होने के और पैसे का वो होने के लिए। इसके बारे में बहुत से चैनल से बात कर चुका है, मैं नहीं बोलता। कुल मिला के ये कि भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से बीजेपी तोड़ कर रही है और 24 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसमें TDP को और ख़ास करके नीतीश कुमार को जो को क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। देखिए कि जो भी बीजेपी के साथ पार्टी गई, अकाली दल से लेके BSP से लेके, और उसके साथ साथ अभी रिसेंट में नवीन पटनायक बीजू जो गए उनके साथ में, वाईएसआर रेड्डी जो गए उसके साथ में, ये सभी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। बीजेपी का जो मनवादी और पिछवादी जो तत्व है, अनासिर है, वो अंदर से उनको दीमक की तरह खा जाता है। तमाम जो है ऐसे ड्रैकोनियन लॉज, खास करके UAPA, CAA, NRC और भी जो SC ST के खिलाफ या माइनॉरिटी के खिलाफ जो कानून पास हुए हैं, नवीन पटनायक और वाईएसआर रेड्डी के माध्यम ही पैदा मतलब उनके सपोर्ट से ये हुआ है। अब रहा सवाल आपको कहना कि स्पीकर्स का जो है ऐसे हालात में इनको स्पीकर का पोस्ट देना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं स्पीकर के बारे में बता दूं कि स्पीकर जो है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और ये आर्टिकल 93 के तहत बाकायदा ये प्रोविजन किया गया है और पूरी प्रोसीडिंग को उसके बगैर मूव नहीं कर सकता। तो उसके बहुत ही पावर है स्पीकर जो है, चाहे स्टेट असेंबली का हो चाहे उसका हो, एक चीज़। और दूसरा आपको बता दूं कि कोalition सरकार में स्पीकर का बहुत ही महत्व है और स्पीकर का पोस्ट जो है चंद्रबाबू नायडू को लेना चाहिए या नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए। और इसके साथ साथ में खास करके जो है होम मिनिस्ट्री जो है उसको भी लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए। होम मिनिस्ट्री के तहत जो है तमाम गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज जो है, जैसे CBI है, ED है, IB है, रॉ है, और उसके साथ साथ में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह है, तमाम है, और इसी का यूज मिसयूज होता रहा है और उनको तोड़फोड़ किया जाता है। और बीजेपी के पास में बहुत ही आपने देखा कि पिछले 10 साल में काफ़ी तोड़फोड़ हुआ है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्पीकर्स के बारे में कि स्पीकर्स को इतना पावर दे दिया गया, 52 अमेंडमेंट करके 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉज आया, तो उसमें हुआ कि ऑल एंड ऑल एक तरह से देखा जाए तो स्पीकर है, और स्पीकर जब फाइनल डिसीजन जब ले लेगा तब उसका जुडिशियल रिव्यू जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। आपको बता दूं कि 2018 में यही वाईएसआर
रेड्डी की पार्टी ने और टीडीपी ने अगर देखा जाए तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो सुमित्रा महाजन जी ने उसको जो है हंगामा होता रहा है, उसको एडमिट नहीं होने दिया। और रिसेंट जो है 2022 पे जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी, आप उसमें देखेंगे कि वहाँ पे जो स्पीकर थे तो स्पीकर ने जो डिसीजन नहीं लिया और उसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अच्छा, कोलिशन जो है एरा कहते हैं, उसमें जो कि अपने सोमनाथ चटर्जी जी थे, उसमें पीएस संगमा थे, उसके साथ साथ बालयोगी साहब थे, तो उसमें सरकार जो अपोजिशन के ये लोग थे तो बच गई, क्योंकि हमेशा स्पीकर जो है तो गवर्नमेंट का साथ देता है। ऐसे में आपका सवाल ये है कि ये जो है छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्या उन्होंने डील किया है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर नायडू उसके साथ जाते हैं और स्पीकर का पोस्ट नहीं लेते हैं, होम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं लेते हैं और फाइनेंस नहीं लेते हैं, जो भी इनकी डील हुई है, बाकायदा लोगों का कहना है कि जो है इन दोनों स्टेट्स को जो है फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए और उसके साथ साथ स्पेशल इंटरेस्ट देना चाहिए जो मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को और उसके नीतीश कुमार जी को स्पीकर का पोस्ट, होम मिनिस्टर का पोस्ट उसके साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो 52 अमेंडमेंट और उसके साथ साथ में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया है तो उसमें उसको बहुत काफ़ी पावर होता है और ख़ासकर मनी बिल वगैरह पे बहुत पावर होता है। ऐसे में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल में जिस तरह तोड़ फोड़ की गई है, चाहे आप यहाँ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, अपना महाराष्ट्र